हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 002 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये कि हम आज करने वाले हैं पार्ट 2, यानी कि यूनिट 11 से लेके 21 तक जो यूनिट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले 6 साल के क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी। यानी कि हमने फर्स्ट यूनिट में क्या किया था, यूनिट 1 से लेके 10 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम करेंगे यूनिट 11 से 21, फिर पार्ट 3 में यूनिट 22 से 35। तो हमने क्या किया है, पिछले 6 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं। इसलिए आप कोई भी वीडियो मत छोड़ना, तीनों ही पार्ट आपको देखकर जाने पड़ेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप से या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स है वहां तक वीडियो शेयर जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन रीलोकेशन ऑफ द आइडिया ऑफ मिडिल पावर एंड इमर्जिंग पावर। हम सब जानते हैं कि मिडिल पावर और इमर्जिंग पावर का जो रोल है अब वो बदल रहा है ना। तो यहाँ पे रीलोकेशन की बात हो रही है, यानी कि रोल बदलने की बात हो रही है। अब कौन कौन सी ये पावर्स है देखो। रीलोकेशन का मतलब होता है चेंज आना या फिर शिफ्ट आना। फॉर एग्जाम्पल कि जो मिडिल पावर्स अब तक रोल प्ले कर रहे थे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, अब वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। इमर्जिंग पावर्स कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हो रही है, राइट। तो ये कह रहे हैं स्पेशली जो ये सब हुआ ना, ये सब हुआ आफ्टर द कोल्ड वॉर एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये कह रहे हैं मिडिल पावर और इमर्जिंग पावर्स का जो रीलोकेशन हुआ है वो आपका कोल्ड वॉर और ग्लोबलाइजेशन के बाद ही हुआ है। अर्लियर आइडिया की अगर हम बात करें, पहले के टाइम पे जो मिडिल पावर्स थी, सो कौन थी वो कंट्रीज दैट वर नॉट सुपर पावर्स, यानी कि वो देश जो कि सुपर पावर नहीं है बट स्टिल हैड सम इन्फ्लुएंस, बट स्टिल उनका जो इन्फ्लुएंस था वो कुछ था। ठीक है, मतलब उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था बट सुपर पावर नहीं कह सकते। सो ये कंट्रीज हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है इमर्जिंग पावर। इमर्जिंग पावर में आती हैं आपकी कंट्रीज जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही हैं, राइट। सो कंट्रीज दैट वर ग्रोइंग फास्ट एंड बिकमिंग इम्पोर्टेंट ग्लोबली। जो कंट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल भी अब वो प्ले कर रही हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये है इमर्जिंग पावर। अब बात करते हैं रिलोकेशन के बारे में, यानी कि अब ये जो आइडिया है रिलोकेशन का, अब इसने कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं देखो। पहला है फ्रॉम कोल्ड वॉर टू ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अर्लियर पावर वाज जज्ड बाय मिलिट्री स्ट्रेंथ, नाउ इट आल्सो इंक्लूड्स इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी। यानी कि भाई वो पहले का टाइम गया जहाँ पे सिर्फ ये सोचा जाता था अगर जो एक कंट्री है उसकी जो मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, बहुत ज्यादा वेपन्स है उनके पास और स्ट्रेंथ है ये सब, तो जो एक कंट्री है वो पावरफुल है। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होना, आपके पास बहुत सारे वेपन होना आपको पावरफुल नहीं बनाते हैं। इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, अब इन सारे एस्पेक्ट्स पे भी आपको काम करना पड़ता है ना। न्यू मिडिल पावर्स, यानी कि अब जो नई कंट्रीज हैं, नई कंट्रीज मतलब कि इस जो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये रिलोकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो कौन सी है, साउथ कोरिया, टर्की और इंडोनेशिया, जो कि अब मिडिल पावर का जो रोल है वो प्ले कर रही हैं, नॉट ओनली बाय साइज बट देयर रोल इन पीस, ट्रेड एंड रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि अब ये सिर्फ अपने साइज की वजह से ये सिर्फ मिडिल पावर का रोल नहीं प्ले कर रही, बल्कि अब ये योगदान दे रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं पीस के अंदर, ट्रेड के अंदर और रीजनल कोऑपरेशन के अंदर। ठीक है, इमर्जिंग पावर्स आर रीशेपिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अब मेनली जो वर्ल्ड को रीशेप कर रही हैं वो इमर्जिंग पावर्स कर रही हैं। ठीक है, countries like India, China and Brazil, South Africa are not just growing economically but also challenging Western dominance। यानी कि अब इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसी जो कंट्रीज हैं वो सिर्फ तेजी से ग्रो ही नहीं कर रही है, बल्कि अब वो जो वेस्ट का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस, जो भी एक तरीके का कह लो है तो सही, तो उसको चैलेंज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्ट पावर इज इम्पॉर्टेंट। आज के टाइम पे अगेन वही वाली चीज है, सिर्फ वेपन और मिलिट्री होने से कुछ नहीं होता, क्या कल्चर, आइडिया और इंटरनेशनल इमेज भी होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना। सो ये कह रहे हैं पावर टुडे इज नॉट ओनली अबाउट वेपन्स। पावर का मतलब सिर्फ वेपन्स होना नहीं होता, बल्कि पावर का मतलब है जब आप मजबूत हो, आपका कल्चर मजबूत है, आपके आइडियाज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और आपकी जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर भी इंपॉर्टेंट है।
मोर कॉपरेशन लेस डिपेंडेंस, यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे हमने देखा था कि ये नाटो, वॉर्सो पैक्ट, ये सब भी कोल्ड वॉर के टाइम पे बने थे, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी थी स्मॉल कंट्रीज की इन सुपर पावर्स के ऊपर, है ना, बिग कंट्रीज के ऊपर। बट देखो ऐसा अब नहीं है, अब डिपेंडेंसी कम है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके अलावा कॉपरेशन ज्यादा है। यानी कि अब जो मिडल और इमर्जिंग पावर्स है ना, वो ऐसे डिपेंडेंट नहीं है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, बल्कि उन्होंने रीजनल ग्रुपिंग्स बनाई हुई हैं, जैसे कि ब्रिक्स और G20, और इनमें वो क्या करते हैं, कॉपरेशन यानी कि मिलकर काम करते हैं, टू हैव अ कलेक्टिव वॉइस इन वर्ल्ड इशू। जो भी एक ऐसा इशू होता है जो कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उन सभी इश्यूज को यहाँ पे क्या किया जाता है, सुना और बोला जाता है, डिबेट करी जाती है ना, ये सारी चीजें। Next, relocation means new roles. The roles of these countries are shifting from followers to active decision makers in global politics. यानी कि अगेन वही वाली चीज है कि पहले के टाइम पे जो कंट्रीज थी, जो एक फॉलोअर्स थी, अब वो एक एक्टिव डिसीजन मेकर है। यानी कि पहले जो कंट्रीज पीछे बैठ के सिर्फ सुनती रहती थी, अब वो आगे आके स्पीच भी देने लग गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, नाफ्ता, सार्क, अपेक और आसियान। और सेकेंड है रीजनल पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ग्रुपिंग, ठीक है, जो कि है नाटो, ARF एंड आसियान। ओके। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आसपास के देश मिलके बनाते हैं, जिससे कि वो ट्रेड को प्रमोट कर सकें, ट्रेड बढ़ा सकें, जो टैक्सेस बैरियर्स वगैरह का काम करते हैं, टैरिफ्स वगैरह, वो जो भी रीजनल ग्रुपिंग की मेंबर कंट्रीज हैं उन पे ना लगे और इकोनॉमिकली इन लोगों की ग्रोथ हो। ठीक है। So regional economic groupings are organizations of nearby countries that come together to promote trade and economic growth and cooperation among themselves. ठीक है। कंट्रीज ऑफ अ रीजन ज्वाइन हैंड, जो एक रीजन है, फॉर एग्जांपल जो मान लो एशिया है, तो ये एशिया जो रीजन है, यहाँ पे जो कंट्रीज है ये इन्होंने अब हाथ मिला लिया है टू हेल्प ईच अदर, कि अब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ट्रेड में भी हेल्प करेंगे कि भाई जो भी इधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर कोई से टैरिफ वगैरह ना लगे, इकोनॉमी मतलब कि इन्वेस्ट वगैरह भी करेंगे और डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देंगे, है ना, सब मिलके एक साथ ग्रो करेंगे। राइट। मेन गोल क्या है रीजनल ग्रुपिंग्स का, क्यों बनती है रीजनल ग्रुपिंग्स, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स? पहला, टू इंक्रीज ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज, की जो मेंबर कंट्रीज है उनमें आपस में ट्रेड बढ़े। टू रिमूव ट्रेड बैरियर लाइक टैक्सेस एंड टैरिफ्स, जो टैक्सेस और टैरिफ्स होते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड कम हो जाता है या घट जाता है, जो भी होता है, तो उसको हटाने की बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन डेवलपमेंट एंड रीजनल पीस, यानी कि जिससे कि डेवलपमेंट हो सके और शांति स्थापित रह सके। क्योंकि देखो जब आप ट्रेड कर रहे हो किसी कंट्री के साथ, तो अगर कुछ ऐसा होगा भी तो फिर आप कोशिश करोगे कि आप नेगोशिएशंस के थ्रू या फिर ऐसे मतलब आप कह सकते हो कि बातचीत करके या कुछ भी करके मतलब चीजों को आप सॉल्व कर लो, ना कि आप सीधा वॉर में उतर जाओ, क्योंकि फिर नुकसान भी तो होगा ना, है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो यूरोप की कंट्रीज हैं, है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है जिनकी सिंगल करेंसी है यूरो, जो कि बहुत सारे मेंबर्स इसके यूज करते हैं, और एक कॉमन मार्केट है। यूरोपियन यूनियन क्यों बनाया गया है? जिससे कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, है ना, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन एक्सेट्रा, ये सब, तो यहाँ पे फ्री मूवमेंट हो सके, यानी कि गुड्स, पीपल और कैपिटल फ्रीली इधर से उधर मूव कर सके। जैसे कि गुड्स की अगर बात हो रही है तो उस पर अगेन वही टैक्सेस, टैरिफ जो बैरियर का काम करते हैं वो ना लगे, जिससे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेड बढ़े, तो जो यूरोप है उसमें बोल सकते हो उन्नति हो उसकी, है ना, अपग्रेड, मतलब हाँ चीजें अच्छी हुई, मतलब वहाँ पे ट्रेड वगैरह और कंट्री के रिलेशंस। पीपल यानी कि फिर जो लोग हैं वो भी इधर से उधर जा सकते हैं, और कैपिटल का भी फ्री फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट है नाफ्ता। नाफ्ता का पहले नाम नाफ्ता ही था, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि किस किस के बीच था, USA, कनाडा एंड मैक्सिको। लेकिन 2020 में इसका नाम हो गया USMCA। USMCA यानी कि US स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, M स्टैंड्स फॉर मैक्सिको एंड CA का मतलब है कनाडा एग्रीमेंट। तो पहले जहाँ पे सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, अब ये यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा एग्रीमेंट हो गया। आप ये देखो, ये नाम बदलना कोई बहुत ईजी सी चीज नहीं है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री का, यहाँ पे उधर एक ही रीजन का नाम आ रहा था, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज का नाम है। ठीक है।
यानी कि सब अब मेन लीड में आ गए हैं। सो मेन एम यही है, फ्री ट्रेड अमंग दीज 3 कंट्रीज बाय रिमूविंग टैरिफ्स, कि जो भी ये 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे ये लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाए कि यहाँ पे कोई भी टैरिफ वगैरह टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, अब फ्रीली यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके मेंबर्स है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान। किस लिए बनाया गया है? जिससे कि प्रमोट कर सकें ये इकोनॉमी को, है ना, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन को, यानी कि जो इन कंट्रीज का कल्चर है वो इजीली ऐसे फ्लो हो सके हर जगह, और इकोनॉमी बूस्ट हो सके, है ना, ट्रेड इम्प्रूव हो सके, और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर भी ये ध्यान दे। बट ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, ज़्यादा क्या सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशन चलती रहती है, उसके चलते जो इसकी मीटिंग्स है वो भी लगभग बहुत टाइम से बंद ही पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपेक। अब ये जो है अपेक, इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज हैं और जो पैसिफिक रीजन के आसपास की जो कंट्रीज हैं वो सब मिलके कोऑपरेट करती हैं किस एस्पेक्ट में? इकोनॉमी के। ठीक है, अब इसके जो मेंबर्स हैं वो एशिया और पैसिफिक रीजन से, जैसे कि चाइना, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगेन सेम है, इकोनॉमी की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फोकस किया गया है फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है आसियान। अगर सार्क और आसियान को कंपेयर करें तो आसियान फिर भी सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आसियान की। तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम एक्सेट्रा। बट इंडिया और कुछ और कंट्रीज भी हैं जो इसके साथ आई गेस एआरएफ के थ्रू जुड़ी हुई हैं, हम शायद आगे देखेंगे। ठीक है, सो ये कह रहे हैं आसियान को क्यों बनाया गया है? अगेन सेम इकोनॉमी की बात चल रही है तो यहाँ पे ट्रेड की बात चल रही है, स्टेबिलिटी की बात चल रही है, पीस की बात, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसको बनाया गया है। तो ये सब सिर्फ ग्रुपिंग्स हैं जिसमें कुछ मेंबर कंट्रीज ने मिलके आगे और हाथ बढ़ाया है कि भाई हम रेगुलर मीटिंग्स करेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, टैक्स टैरिफ जो कि बैरियर का काम करते हैं उनको हटाएंगे, जिससे कि स्मूथली जो ट्रेड है वो हो सके। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रीजनल पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ग्रुपिंग, यानी ऐसी ग्रुपिंग जो कि पॉलिटिकल या सिक्योरिटी के कारण की वजह से की गई है। तो देखो, पहला तो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, इसको कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था, है ना, तो उसके बाद इसको बनाया गया था 1949 में, कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर के टाइम पर। उसके बाद किस लिए बनाया था? हमें सबको पता है कि यूएस और यूएसएसआर ये दो थे, और जो भी इनके रिस्पेक्टिव अलायंस थे, यानी जो भी इनके साथ कंट्रीज जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब नाटो का मतलब था कि जो भी नाटो के मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज नाटो के मेंबर हैं, अगर यूएसएसआर हमला करता है किसी भी एक कंट्री के ऊपर, तो वो पूरी नाटो के ऊपर माना जाएगा, वो पूरे जितने भी देश थे, जितने भी कंट्रीज थे, उन सबके ऊपर माना जाएगा, है ना। कुछ ऐसा कि जो आपकी गली है, अगर कोई भी बाहर से आके आपकी गली के किसी बच्चे को पीट के चला जाता है तो फिर पूरी गली एक हो जाएगी कि हमारे बच्चे को कैसे पीटा, फिर आप सब जाओगे इकट्ठे होकर उनसे बदला लेने के लिए। ठीक है, तो जो नाटो है इसको 1949 में फॉर्म किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसके मेंबर्स है यूएसए, कनाडा और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, मेन एम यही है कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि किसी एक मेंबर के ऊपर भी हमला हुआ तो उसका बदला फिर सब मिलके लेंगे। ठीक है, और किस लिए हुआ था ये? उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और यूएसएसआर ने अपने अलग अलग बनाए थे अलायंसेस वगैरह। यूएसएसआर का था वॉर्सो पैक्ट और इसका था नाटो, है ना। सो एग्जाम्पल है हेल्प्ड मेंटेन सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है एआरएफ। हाँ, मैं भी बात कर रही थी ना एआरएफ के बारे में। तो यह है आसियान रीजनल फोरम, जिसको 1994 में बनाया गया है। इसके जो मेंबर्स हैं वो आसियान कंट्रीज ही हैं, प्लस यूएसए, चाइना, जापान और इंडिया ये भी हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं। तो क्यों बनाया गया है? फोकस यही है कि डायलॉग हो सके, कोऑपरेशन बढ़ सके पॉलिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर एशिया पैसिफिक रीजन में, जिससे कि क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा, है ना। अभी तक जो आसियान कंट्रीज थी वो मिलके काम कर रही थी, अब वो इंडिया, चाइना और जापान, यूएस इन सबके साथ मिलके काम कर रही है, जिससे कि और ज्यादा इम्प्रूव हो सके, है ना, चीजें, जैसे कि स्टेबिलिटी आ सके, पीस को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, और जो भी पॉलिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उन सब पे मिलके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये हम अभी पढ़कर आए थे, ये वही है। ठीक है,
जिसको 1967 में बनाया गया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम इसके मेंबर्स हैं। हमने ये रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग में इसलिए पढ़ा था क्योंकि ये इकोनॉमी को भी बूस्ट करने की और ट्रेड को प्रमोट करने की, इंप्रूव करने की बात करते हैं, और पॉलिटिकल सिक्योरिटी में इसलिए क्योंकि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब की सिक्योरिटी और जो भी मतलब पॉलिटिकल चीजें हैं उन सब के ऊपर भी ये यहाँ पे बातचीत करते हैं। लेकिन जो ये आसियान कंट्रीज है ना, ये हर एस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ है, बट ये इनका एक प्रिंसिपल है और ये सब उसको फॉलो करते हैं। और वो प्रिंसिपल है कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर के अंदर, यानी बाहर से तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे, बट इंटरनल अफेयर में कोई भी क्या करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। चलो फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। What is meant by globalization? On what basis the process of globalization is supported and criticized? देखो, ग्लोबलाइजेशन हम सब जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक इंटरकनेक्शन है ना बिटवीन कंट्रीज, जिससे कि गुड, सर्विसेज, पीपल ये सब अक्रॉस बॉर्डर्स जाते हैं। ठीक है। Globalization means the increasing connection and interdependence among countries of the world. It means goods, ideas, money and people and information move easily across borders. ठीक है। The world is becoming like a global village. ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। कंट्रीज कनेक्टेड हैं ट्रेड की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, कम्युनिकेशन और ट्रैवल की वजह से। अब जो कंपनीज हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। जैसे आज के टाइम पे कोरियन नूडल्स इंडिया में आ गए हैं। ठीक है। तो लोगों ने मैगी के साथ गद्दारी कर दी, लोग मैगी को भूलते जा रहे हैं। ठीक है। पीपल कैन वर्क और स्टडी इन डिफरेंट कंट्रीज। अब यहाँ पे कोई भी कहीं भी जाके पढ़ सकता है। ठीक है। कल्चरल आइडियाज और लाइफस्टाइल्स भी वर्ल्ड वाइड शेयर हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे जो बच्चे हैं आज के टाइम पे इंडिया में वो प्रूव कर ही रहे हैं। वो खुद ही एक एग्जाम्पल बन गए हैं कि कैसे इंडिया के कल्चर को छोड़ के और जो वेस्टर्न कल्चर है या फिर जो कोरियन कल्चर है या फिर और भी चीजें हैं वो लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट स्टिल अपनी जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको नहीं खोना चाहिए। रीजंस फॉर सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन, क्या रीजंस हैं कि हम सपोर्ट करें ग्लोबलाइजेशन को? फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबकी जो मार्केट्स है वो ओपन है, सो ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं यानी कैपिटल आ रहा है, और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। इसका एग्जांपल आप एमएनसी ले लो। अगर कोई एमएनसी आपकी जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे आती है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। ठीक है। सेकेंड है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी जो नई नई टेक्नोलॉजीज है वो फिर एक कंट्री से जहाँ पे भी वो आ रही है, इन्वेंट हो रही है, बन रही है, फिर पूरी दुनिया में वो फैल रही है। ठीक है। स्प्रेड हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि अब लोग जान रहे हैं नए कल्चर के बारे में, नए फूड के बारे में, नए म्यूजिक के बारे में और नए आइडियाज के बारे में। ठीक है। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, अब लोगों के पास ऑप्शंस हैं, अब कंज्यूमर्स के पास चॉइस है कि अब वो चीप जो गुड्स हैं उनको भी बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी गली में अगर एक ही शॉप होगी केक शॉप, तो वो केक 2000 का, 3000 का, 4000 का भी दे सकता है, क्योंकि और कोई शॉप ही नहीं है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो कितने का भी दे, आपको अगर चाहिए तो लेना पड़ेगा। बट अगर बहुत सारी शॉप्स खुल जाएंगे तो फिर वो उसके जो प्राइसेस है वो हाफ कर देगा। हाफ किस लिए कर देगा? क्योंकि अब कंपटीशन है, ज्यादा प्राइस रखेगा तो उसके पास कौन नहीं आएगा। तो अब कंज्यूमर्स के पास चॉइस है कि वो चीपर गुड्स को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल कॉपरेशन, जो हेल्प कंट्रीज वर्क टुगेदर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अब ग्लोबल कॉपरेशन यानी कि जैसे हमने देखा ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, ग्रुपिंग्स हो रखी हैं, जिससे कि जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ जो भी इश्यूज है उनके ऊपर बात करती हैं। ठीक है। देखो नेक्स्ट है रीजंस फॉर क्रिटिसाइजिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए जो रीजन है वो ये है, पहला इनइक्वालिटी, यानी रिच कंट्रीज और बिग कंपनीज को ज्यादा फायदा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, पुअर वंस को नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ लोकल कल्चर, जो अभी मैंने बोला ही था कि लोकल ट्रेडिशन और लैंग्वेज को लोग इग्नोर कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा मान रहे हैं। ठीक है। अगला एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि चीप लेबर इज ऑफन यूज्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे चीप लेबर का इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डैमेज, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, जिसकी वजह से नेचर को हार्म होगा। ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, यानी कि अब जो पुअर कंट्रीज है ना वो डिपेंड हैं डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, किस लिए? मनी और गुड्स के लिए। तो इसका एग्जांपल तो पाकिस्तान है। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। WTO नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया भर का ट्रेड देखती है, जिसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं जिससे कि इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। The WTO is an international organization that helps countries trade with each other fairly and smoothly, जिससे कि जो ट्रेड है दुनिया भर में वो स्मूथली और फेयरली चलता रहे। It was formed on 1st of January 1995, 1st of January 1995 को इसको बनाया गया, रिप्लेसिंग द GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को हटाया गया, मतलब रिप्लेस किया गया। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। पहला है प्रमोट फ्री ट्रेड, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, WTO के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनमें क्या किया गया है, जो टैक्सेस हैं या फिर जो भी रेस्ट्रिक्शंस या जो भी चीजें एक बैरियर का काम कर रही हैं उनको हटाया गया, जिससे कि गुड्स और सर्विसेज कैन मूव फ्रीली बिटवीन कंट्रीज। नेक्स्ट है क्रिएट फेयर रूल्स, यानी कि कॉमन रूल्स बनाए गए हैं जो कि दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो सब फॉलो करती हैं, जिससे कि इक्वली ट्रेड हो सके, यानी कि सब एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करें, है ना। अगला है सेटल ट्रेड डिस्प्यूट, तो जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको पीसफुली, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे आके वो यहाँ पे बैठ के उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि WTO हेल्प कंट्रीज इंक्रीज प्रोडक्शन, जॉब्स एंड इनकम थ्रू ट्रेड, सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि क्या करता है ये स्पेशल हेल्प प्रोवाइड कराते हैं पुअर कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके वो भी आगे बढ़ सकें। सो टू गिव स्पेशल हेल्प एंड मोर टाइम टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज टू फॉलो ट्रेड रूल्स, और वो भी जो ट्रेड रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकें। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी टू मेक ट्रेड पॉलिसी ओपन एंड क्लियर टू ऑल मेंबर्स, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो भी ट्रेड के लिए रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस रखे गए हैं जिसकी वजह से स्मूथली ट्रेड हो सके, तो वो सारा काम किसका है, WTO का है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक in meeting the problems of inequities in the underdeveloped countries। बात करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के रूल के बारे में। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक नाम से पता चल रहा है कि दोनों ही कहीं ना कहीं पैसे से जुड़े हुए हैं, मनी से रिलेटेड हैं। तो ये दो मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि दुनिया भर में जरूरत के टाइम पे पैसा बांटने का काम करते हैं, यानी कि लोन देने का काम करते हैं, बाकी असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं। ये कह रहे हैं देयर मेन गोल इज टू हेल्प कंट्रीज विद इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ऐसी कंट्री जहाँ पे इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं हो रही है, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जहाँ पे पॉवर्टी खत्म नहीं हो रही है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये उन कंट्रीज की हेल्प करते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, अंडरडेवलप्ड कंट्रीज की हेल्प करती हैं। डील विद प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं, डील कर रही होती हैं, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और लैक ऑफ डेवलपमेंट। कैसे हेल्प करती हैं? पहला जो IMF है उसका रोल पढ़ लेते हैं। तो IMF का पहला काम है लोन प्रोवाइड करना उन सभी कंट्रीज को जिनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, जो कि ट्रेड के लिए चाहिए होती है। सेकेंड, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस है कंट्री उससे बाहर आए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सिर्फ लोन नहीं ग्रांट करते, ये एडवाइस भी देते हैं, ये पॉलिसी गाइडेंस भी देते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो जिससे कि आप इकोनॉमिकली ग्रो हो सको, आप आगे बढ़ सको। साथ ही साथ हेल्प्स इन करेंसी स्टेबलाइजेशन एंड मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। तो अगेन वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, लॉन्ग टर्म लोन देना, यानी कि वो तो शॉर्ट टर्म लोन देता है बट ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, जैसे कि रोड्स बनाना और स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सारे जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये इनके लिए लोन ग्रांट करता है। सेकेंड है, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चलाए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा इनकरेज करते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब जैसे सब्सिडी वगैरह नहीं दे देती सरकार, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ये रुकवा देते हैं। और इनका वर्ल्ड बैंक की जो असिस्टेंस है उसमें यही होता है कि रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दो जिससे कि देश आगे बढ़ सके, है ना, डेवलपमेंट की तरफ। सो यह गिव्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक प्लानिंग।
अब है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है इनका। तो पहले तो देखो हमने देख लिया कि ये पुअर कंट्रीज की या कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज के, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ कहीं भी वॉर क्राइसिस कुछ हो रहे होते हैं उसके बाद ये वहाँ पे चीज़ों को, कंट्रीज को रिबिल्ड करने के लिए भी हेल्प करते हैं, मनी देते हैं। नेक्स्ट है ये एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हेल्प इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। और कोविड-19 के टाइम पे भी, इमरजेंसी के टाइम पे भी इन्होंने कंट्रीज को हेल्प किया था। ठीक है, दोनों ने, IMF और वर्ल्ड बैंक। अब क्रिटिसिज्म क्या है, फिर लिमिटेशंस क्या है। तो देखो IMF और वर्ल्ड बैंक अक्सर ये क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख देते हैं, और वो जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं वो लोगों को हर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसा, आपने किसी से मान लो पैसा लिया है ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, फिर वो इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है कि अरे मैंने तुम्हें ये पैसे दिए हैं, तुम ये कैसे फालतू की चीजें लेके आ रहे हो, जिस काम के लिए पैसे लिए हैं उस काम में लगाओ, है ना, ये चीजें क्यों ला रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, या इतने टाइम तक पैसे देने हैं, ये देने वो देने। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही है। IMF और वर्ल्ड बैंक हेल्प तो करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं सब्सिडीज कट कर दो या प्राइवेटाइजेशन करो, जिससे कि जो पुअर पीपल है उनको हर्ट होता है। देयर पॉलिसी समटाइम फेवर रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अब इनकी जो पॉलिसीज हैं वो फेवर करती हैं रिच कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को। अब क्या होता है, लोन बढ़ता रहता है इन पुअर कंट्रीज के ऊपर, तो डेट भी बढ़ता रहता है। तो इनका काफी ज्यादा फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर होता है, इनइक्वालिटी कम करने के ऊपर इतना नहीं होता है। और इनके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ती है एनवायरनमेंट को और समाज को, सोसाइटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI। देखो FDI क्या होता है, जब कोई और कंट्री के जो लोग हैं वो किसी और कंट्री के अंदर कोई कंपनी बाय करते हैं या फिर अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, है ना, ठीक है, कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उसका कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, तो ये होता है FDI, है ना। सो ये कह रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI मींस व्हेन अ कंपनी और पर्सन फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट मनी इन अनदर कंट्री। जब एक कंट्री से कोई कंपनी या पर्सन दूसरे देश के अंदर निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, टू स्टार्ट और कंट्रोल अ बिजनेस देयर, है ना, कि कोई वहां पे एक, मान लो अमेरिका का कोई इंसान यहाँ पे उसने अपना बिजनेस कोई ओपन करके रखा हुआ है या फिर उसने कोई कंपनी ओन कर ली है, तो ये होता है FDI, राइट। सो इफ एन अमेरिकन कंपनी बिल्ड्स अ फैक्ट्री इन इंडिया, ओके। क्या फीचर्स है FDI के, पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो मनी है ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एकदम क्विक प्रॉफिट नहीं होता कि सुबह इन्होंने शेयर खरीदा और शाम तक बेच दिया, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। ही FDI है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे वो जो भी कंपनी है, जो भी इंडिविजुअल है, उसके पास पूरी ओनरशिप होती है, पूरा कंट्रोल होता है। द फॉरेन इन्वेस्टर कंट्रोल्स द कंपनी एंड हैज अ मेजर शेयर इन इट। नेक्स्ट है ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स। ऑब्वियसली बात है कि मान लो अमेरिका से कोई यहाँ पे आ रहा है, किसी भी फलानी कंट्री से यहाँ पे कोई आ रहा है, कोई बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, सेटअप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, वो अपने साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, है ना, नई स्किल्स लेकर आएगा। सो या FDI हेल्प्स इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंगिंग न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। मेड इन फिजिकल एसेट, तो यहाँ पे क्या जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे हो रहा है, वो एक फिजिकल एसेट में हो रहा है। मान लो उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी है, कोई बिल्डिंग बनाई है, मशीन्स बना रहे हैं वो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे फिजिकल एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी ओनरशिप कंट्रोल उनके हाथ में, नई स्किल टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं, जिससे कि इन सभी कारण की वजह से जो होस्ट कंट्री है, जिस कंट्री में वो आ रहे हैं, वो तेजी से ग्रो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो FDI का एक तरीके से ऑपोजिट होता है। वहाँ पे कंट्रोल था, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, वो लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म है। वहाँ पे फिजिकल एसेट्स को वो लोग बाय करते हैं, बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब है शेयर खरीदना या फिर बॉन्ड्स लेना या फिर जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है कंपनी के, वो बाय करना एक दूसरी कंट्री के अंदर विदाउट कंट्रोलिंग दैट कंपनी। यानी कि अब वो जो अमेरिका वाला जो भी कंपनी इंडिविजुअल था ना, जिसने यहाँ पे अपनी कुछ फैक्ट्री वगैरह बनाई हुई थी, है ना, तो वो था FDI में। पोर्टफोलियो में क्या है, उसने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है, बस यहाँ पे कुछ कंट्रीज का शेयर, कुछ कंपनीज का शेयर वगैरह ले लिया है, ठीक है, जिसको वो कभी भी बेच सकता है। ऑल राइट, सो इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि नो कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है जस्ट बाय शेयर और बॉन्ड, वो सिर्फ शेयर और बॉन्ड को बाय करते हैं लेकिन मैनेज नहीं करते हैं, वो कंपनी को कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे उनको क्विक प्रॉफिट मिलता है इंटरेस्ट के थ्रू, या फिर जो भी अगर शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, मान ली उन्होंने कोई शेयर खरीद लिया फिर उन्होंने वो जैसे बेच दिया तो इंटरेस्ट हो गया है उस पर, या फिर उसके प्राइस इंक्रीज हो गए, तो बस इसी से उनको प्रॉफिट होता है। पूरा कंट्रोल नहीं है कोई कंपनी में, उनका ऐसे शेयर वेयर नहीं है। इजी टू विड्रॉ, तो यहाँ पे वो इजीली जो मनी है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, एनी टाइम वो जो पैसा है उसको निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो इट इज अ पार्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बट डिफरेंट फ्रॉम एफडीआई, तो ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ही तरीका है बट ये एफडीआई से अलग है। क्यों अलग है हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, इफ एन अमेरिकन बायज शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी ऑन द स्टॉक मार्केट एंड दैट इज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इंडियाज मेजर चैलेंजेस इन न्यू ग्लोबल ऑर्डर। न्यू ग्लोबल ऑर्डर का मतलब क्या है? इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो रिलोकेशन वाला, वो एक तरीके से न्यू ग्लोबल ऑर्डर ही मान लो। सो ये कह रहे हैं द न्यू ग्लोबल ऑर्डर मींस द चेंजिंग वर्ल्ड सिस्टम आफ्टर द कोल्ड वॉर वेयर पावर इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स आर शिफ्टिंग अमंग कंट्रीज, ठीक है। पहले के टाइम पे जब एक या दो कंट्रीज या फ्यू कंट्रीज के पास पावर होती थी, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, ठीक है। कोल्ड वॉर के बाद चीजें बदल गई हैं। मीनिंग क्या है न्यू ग्लोबल ऑर्डर का? फर्स्ट है इकोनॉमिक कंपटीशन, यानी कि अब इंडिया फेस कर रहा है टफ कंपटीशन कंट्रीज जैसे कि चाइना एंड यूएसए। सेकेंड है, हमें यहाँ पे जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करें, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करें, इंक्रीज करें, इंप्रूव करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट करें, ठीक है। अगला है सिक्योरिटी चैलेंजेस, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो नेबरिंग कंट्री से है, जैसे कि पाकिस्तान से जो भी यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वो सब हमारे लिए चैलेंज ही है। साथ ही साथ हमारी बॉर्डर टेंशंस भी चलती रहती हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे ज़रूरत है हमें नीड फॉर मॉडर्न डिफेंस, कि हम अपने डिफेंस को थोड़ा मॉडर्नाइज करें, एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिक्योरिटी, और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करें। मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे जैसे इंडिया में चीज़ें हमें सामने से देखने को मिल रही हैं कि रिक्रूटमेंट हो रहा है और चीज़ें बन रही हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की, ठीक है, मॉनिटर करने की। नेक्स्ट है एनर्जी नीड्स, तो देखो इंडिया डिपेंड है दूसरे देशों के ऊपर ऑयल और गैस के लिए। राइजिंग एनर्जी प्राइस अफेक्ट द इकोनॉमी, तो अगर ये ऑयल और गैस के प्राइस ऐसे ही बढ़ते चले गए तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है बैलेंसिंग रिलेशंस, यानी कि देखो इंडिया ना एक सॉफ्ट पावर है, इसलिए हम ना कोशिश करते हैं कि हर कंट्री के साथ हमारे ठीक ठाक रिलेशंस हो। ये नहीं करिए हर कंट्री हमारी बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी नहीं है, बट हर कंट्री के साथ हम अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश में रहते हैं। So India has to maintain good relations with both the US and Russia, also with China and the West, a tough balancing act. Okay. Next है टेक्नोलॉजी गैप। सो कहीं ना कहीं हम काफी आगे बढ़ चुके हैं बट स्टिल एक टेक्नोलॉजी गैप है। इंडिया स्टिल लैग्स इन हाई टेक्नोलॉजी, एआई एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज, तो पोल्यूशन, और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये तो बहुत ही बड़ा इशू है पोल्यूशन। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, ये सब अलग ग्रोइंग थ्रेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ जरूरत है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट को बैलेंस करने की, राइट, कि आप डेवलपमेंट करो बट एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करो। नेक्स्ट है ग्लोबल इनइक्वालिटी, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ को डोमिनेट करती हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो है यहाँ पे, है ना। सो इंडिया स्ट्रगल्स टू गेट मोर वॉइस फॉर डेवलपिंग नेशंस। आई गेस ये लास्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, मैनेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, तो भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको मैनेज करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, पॉवर्टी रिडक्शन यानी पॉवर्टी ख़त्म करनी है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, डेमोक्रेसी को भी मजबूत करना है। तो ये सारे चैलेंजेस है जो कि इंडिया फेस कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 वही है जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। सो व्हाट इम्प्लीकेशंस अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अभी जो हम पढ़ के आए हैं ये सेम वही है, तो आप चाहें तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं स्टॉप करके, ठीक है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी नॉलेज, ये सभी हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो ये आप चाहो तो स्टॉप करके एक बार रीड कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। डिफाइन द नोशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास
फ्रीडम है ऑफ चॉइस, यानी कि हम चूज कर सकते हैं कि हम इस देश के साथ रहेंगे, किसी और के साथ रहेंगे, अकेले रहेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, जो भी है, ठीक है। चलो, सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स दैट पीपल ऑफ अ कंट्री और रीजन हैव द राइट टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ हाउ दे वांट टू बी गवर्न, वेदर दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, जॉइन अनदर कंट्री और चूज देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि एक देश के पास आज़ादी है, वहाँ के लोगों के पास आज़ादी है कि वो खुद से चुन सके कि उनको कौन गवर्न करेगा। वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी और कंट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम ही बनाना चाहते हैं। और सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए थे इंडिया में आज़ादी के बाद, ठीक है। अगला है राइट टू चूज, यानी यहाँ पे क्या होता है, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल फ्यूचर। जैसे कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे, उनको ये डर था कि अगर वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने रिचुअल्स, नॉर्म्स, सारी चीजें खो देंगे। तो काफी मुश्किलों के बाद उन्हें भारत के साथ जोड़ा गया, ठीक है। अगला है लिंक टू फ्रीडम, यानी कि देखो ऑब्वियस ही बात है, फ्रीडम तो मिल ही रही है, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल रही है यहाँ पे, क्या आप अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करोगे, है ना। सो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम, एवरी नेशन और ग्रुप शुड कंट्रोल इट्स ओन डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, किस देश के साथ रहना है, अकेले रहना है, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज्ड इन डीकोलोनाइजेशन। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दिस आइडिया हेल्प मेनी कॉलोनीज बिकम इंडिपेंडेंट नेशन। तो देखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत सारे ऐसे देश थे जो इस आइडिया को लेके ही क्या हुए, इंडिपेंडेंट नेशन बने, जैसे कि इंडिया और घना, ठीक है। Recognized by the UN, the United Nations Charter International Convention on Human Rights support the right of self-determination, यानी कि ये एक फ्रीडम, अभी हमने देखा फ्रीडम ऑफ चॉइस है यहाँ पे, तो फिर यूएन चार्टर इंटरनेशनल कन्वेंशन जो भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर है वो उस चीज को सपोर्ट करता है कि हाँ इंडिविजुअल्स के पास राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ठीक है। अगला है लिमिट्स। सो इट शुड नॉट ब्रेक इंटरनेशनल पीस और लीड टू violence. For example, separatist movement are sometimes restricted if they cause conflict. जैसे कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं ना, जो अलग होना चाहते हैं, कोई भी कम्युनिटी ट्राइब के लोग या कोई भी, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी लोग अलग होने की डिमांड रखते हैं, तो हाँ ये कुछ लिमिट्स हैं। अब दो तरीके के सेल्फ डिटर्मिनेशन होते हैं। इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है व्हेन पीपल चूज द गवर्नमेंट फ्रीली विद इन द कंट्री। इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हमारे पास ये फ्रीडम है, ये राइट है कि हम फ्रीली अपने गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपको नया स्टेट बनाना है, आपको किसी और देश के साथ जाके जुड़ना है, आप ये डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मेन बाय इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स व्हेन वन कंट्री गेट्स इन्वॉल्व इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री। जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर के अंदर दखल अंदाजी करे, इंटरफेयर करे, उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। अब वो पॉलिटिकली, मिलिट्रीली या ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स कैसे भी हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स वन कंट्री इंटरफेयरिंग और टेकिंग एक्शन इन अनदर कंट्रीज प्रॉब्लम और सिचुएशन। एक देश किसी दूसरे देश की प्रॉब्लम के अंदर, सिचुएशन जो भी है वहां पे इंटरफेयर कर रहा है, एक्शन लिए जा रहा है। When a country tries to influence or control what is happening inside another country, जब एक कंट्री ट्राई करे कि वो इन्फ्लुएंस करे या कंट्रोल करे एक देश के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि अमेरिका की पूरी कोशिश रहती है कि वो इंटरवीन कर सके, यानी कि वो अपना दबदबा बना सके, दूसरे देश को कंट्रोल कर सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस। मिलिट्री इंटरवेंशन का मतलब होता है जब एक देश किसी दूसरे देश के अंदर अपने सोल्जर्स भेज दे और वेपन्स भेज दे, है ना, इंटरनल जो भी उनके अफेयर्स मैटर्स चल रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरवेंशन, कि मान लो कनाडा की कोई पार्टी है तो इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है वो उसको सपोर्ट कर रही है, या बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, अकाली दल को कर रही है, आम आदमी पार्टी को, जो भी XYZ, यानी कोई भी दूसरे देश की पार्टी हमारे देश में जो भी ऑपोजिंग गवर्नमेंट है या फिर ऑपोजिशन की पार्टी है उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अगला है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, यानी कि हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग वॉर, फेमाइन और डिजास्टर, जैसे कि इंडिया करता है। जो भी ऐसे देश हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ भी ऐसे कुछ अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, सूखा पड़ गया, तो इंडिया वहाँ पे फूड सप्लाई और मेडिसिन वगैरह ये सब करता है। जैसे कि हमने अफगानिस्तान को भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें सप्लाई करी हैं, आई गेस 5 तो एम्बुलेंस करी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और। तो हाँ, पर्पस क्या है इंटरवेंशन का, लोगों को प्रोटेक्ट करना, पीस को रिस्टोर करना, वायलेंस यानी हिंसा को खत्म करना और सर्व नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ इंटरवेंशन। एग्जाम्पल है द यूएस इंटरवेंशन इन इराक 2003 टू रिमूव सद्दाम हुसैन। यूएस ने इंटरवीन किया था इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए। उसके बाद यूएन ने सोमालिया में इंटरवीन किया था फेमाइन के टाइम पे, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है,
क्रिटिसिज्म यही है कि कहीं ना कहीं फिर एक कंट्री को ये लगता है कि भाई उसकी जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है या फिर वो हर्ट हो रही है। क्योंकि अभी हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन पढ़ा था, जहाँ पे कोई किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, सबके पास फ्रीडम है, राइट है टू चूज हाउ टू बी गवर्न, ठीक है, और यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। सो मे बी यूज फॉर सेल्फिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजन। तो यहाँ पे कोई सेल्फिश रीजन की वजह से भी कोई कंट्री ऐसा कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजाइम। सो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजाइम क्या है, एनपीटी क्या है, देखो अभी कह रहे हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन को स्प्रेड होने से रोकना। अब ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजाइम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, बहुत सारी ट्रीटीज हो रखी हैं जो कि कंट्रोल करती हैं कि पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन है वो ना फैले और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल आप अच्छी चीज़ों के लिए करें। सो ये कह रहे हैं द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस created to control nuclear weapon and promote peaceful use of nuclear energy, ठीक है। बैकग्राउंड या बिगनिंग की अगर बात करें तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो यूएस है उसने 2 जापानीज सिटीज विच वाज हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945 में उनके ऊपर 2 बॉम्ब गिरा दिए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी और डिस्ट्रक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। तो बहुत सारी कंट्रीज को ये समझ आ गया कि पावर और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, तो बहुत सारे देशों ने शुरू कर दिया न्यूक्लियर वेपन बनाना। तो वहाँ पे चिंता ये थी कि अगर पूरी दुनिया में हर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो ऐसे तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी भाई, है ना। सो द वर्ल्ड बिकेम वरीड अबाउट न्यूक्लियर वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। तो दुनिया में बहुत चिंता हो गई कि हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन हुआ तो कभी भी लड़ाई हो सकती है। सो एफर्ट्स बिगेन टू कंट्रोल एंड लिमिट न्यूक्लियर वेपन्स। तो एफर्ट लगाए जाने शुरू हो गए कि किसी भी तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन है उसको हमें कंट्रोल करना होगा, लिमिट करना होगा, जिससे कि वो पूरी दुनिया में ना फैले। 1945 से 1950 के बीच में सिर्फ 5 कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था। अब देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चों की ज्यादा डिमांड आती है तो उनके लिए मैं हिंदी में ही पूरा बोल रही हूँ, ठीक है। पहले क्या होता है 1945 से 1950 तक ओनली 5 कंट्रीज हैड न्यूक्लियर वेपन। 5 ही कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन होता है। किस किस के पास होता है? यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे एक फियर था आर्म्स रेस का। आर्म्स रेस आने हर कोई इस रेस में दौड़ जाएगा न्यूक्लियर वेपन बनाने के। सो 1957 में क्या होता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनती है। इसको बनाया जाता है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको आप पीसफुल मेजर्स के लिए यूज करो, यानी कि आप उसका पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी से ना न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, कहीं और उसका यूज करो किसी पीसफुल मतलब पीस को प्रमोट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। फिर 1968 में होती है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये जो ट्रीटी होती है मेनली 1970 में फोर्स में आती है और इसमें वो सिग्नेटरीज होते हैं, वो कंट्रीज साइन करती हैं कि जो राजी होती हैं इस बात के ऊपर कि अब कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ना ही कोई अपनी जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए उसको शेयर करेगा किसी के भी साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक डिवीजन होता है कंट्रीज के बीच में, क्योंकि 5 कंट्रीज के पास तो ऑलरेडी है एंड व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी के पास तो नहीं है। तो एनपीटी को इंडिया ने साइन नहीं किया था क्योंकि हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी ही है, क्योंकि 5 कंट्रीज के पास ये है, बाकी और बनाने में लग रहे हैं और हमारे पास ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। तो एम यही था कि जो न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं उसको रोका जाए, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए पीसफुल कारणों के लिए, ठीक है, एंड वर्क फॉर डिसआर्मामेंट, यानी वेपन्स को रिड्यूस करने के लिए। 1996 में सीटीबीटी साइन होती है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी, यानी कि अब सभी जो न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन है उनको बैन कर दिया जाता है कि अब हवा, पानी, धरती, आकाश कोई भी मतलब जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो नहीं करेगा। बट पूरी तरीके से ये फोर्स में नहीं आया क्योंकि अगेन यूएस और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। और फिर 2000 के बाद से जो नए एफर्ट्स लगाए गए वो ये कि अब फोकस किया जा रहा है न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर, टेररिज्म प्रिवेंशन के ऊपर और पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के ऊपर। और इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भी हुई थी 2008 में। इससे पहले इंडिया और यूएस के रिश्ते कुछ खराब से थे, वो हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, ठीक है। कुछ आई गेस एमपीएससी में शायद हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इंडिया और यूएस के रिश्ते पहले काफी खराब थे इसी चीज को लेके, बट बाद में डील साइन हो गई थी, ठीक है।
अब इंडिया पोजीशन बात करें, इंडिया की क्या पोजीशन है। सो हमने ना एनपीटी साइन किया ना सीटीबीटी साइन किया, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी था। 5 कंट्रीज के पास तो है, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, हमें नहीं चाहिए, हमें भी तो भाई अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, हमारे पास भी तो कोई ऐसा हथियार होना चाहिए। तो इसीलिए फिर इंडिया ने 1974 में टेस्ट किया न्यूक्लियर वेपन, और 1998 में भी, और हमने अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन एसे ऑन ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म हम सब जानते हैं, हिंसा, डर बैठाना, पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स की वजह से। सो टेररिज्म मीन्स द यूज ऑफ वायलेंस एंड फियर टू अचीव पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स। इट हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम, नो कंट्री इज कम्प्लीटली सेफ फ्रॉम इट। देखो, टेररिज्म पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो देश के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेट किया जा रहा है। इसको कहीं कहीं से फंडिंग आ रही है, कहीं रिक्रूटमेंट हो रही है, कहीं इसको अटैक किया जा रहा है, कहीं पे प्लानिंग हो रही है, कहीं पे प्लॉटिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें, सो ये एक वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल कंसर्न है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, कोई देश इससे पूरी तरीके से सेफ नहीं है ना। सो द वर्ल्ड नीड्स यूनिटी, जरूरत है यहाँ पे एकता की, कोऑपरेशन की, एक साथ आने की, जिससे कि सब मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ सकें। ठीक है, अगला है नेचर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। अभी कह रहे हैं टेररिज्म टुडे इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री। आज के समय में अगर बात करें तो जो टेररिज्म है वो लिमिटेड नहीं है किसी भी एक कंट्री तक, पूरी दुनिया भर में ये फैला हुआ है। और अब जो टेररिस्ट हैं, पूछो मत, अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और जो प्रोपेगेंडा इस तरीके से फैला हुआ है कि लोगों को रिक्रूट भी किया जा रहा है। और को लग रहा होगा मेरी टोन चेंज हो गई है, ठीक है, गला खराब है, बट स्टिल वो इसलिए हुई है क्योंकि इंडिया में अभी हमने देखा है फरीदाबाद साइड और इधर लाल किले पे जो अटैक हुआ है, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे एक लेडी भी इसमें शामिल है जो कि क्या करती है, रिक्रूट करती है लोगों को, है ना। हाँ, इसके एग्जांपल्स हैं कुछ मेजर टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि अलकायदा, आईएसआईएस, तालिबान, बोको हराम, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। ठीक है, अलकायदा आई गेस अफगानिस्तान से है, और मे बी आईएसआईएस जो है इराक, सीरिया, तालिबान अफगानिस्तान से है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान से, और बोको हराम का शायद अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, कॉजेज ऑफ टेररिज्म, क्या कारण है टेररिज्म के। या तो देखो, पहला पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में चलता है। दूसरा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और हेट्रेड हो सकता है कि आप अपने रिलीजन को इतना ज्यादा उस फॉर्म पे लेकर आ चुके हो कि आपको अब ये हो गया है कि पूरी दुनिया मेरा ही रिलीजन जो है वो फॉलो करे, हमारा ही रिलीजन फॉलो करे। उसके लिए आप लोगों के अंदर डर बैठाते हो और आप वायलेंस बहुत ज्यादा क्रिएट करते हो, इनोसेंट किलिंग्स होती हैं, है ना, मासूम लोगों को मारते हो और सब। और नेक्स्ट कोई इसका रीजन हो सकता है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या सोशल इनजस्टिस या फॉरेन इंटरफेरेंस, और वॉर भी हो सकता है कि कोई दूसरा देश ही करा रहा है ये, या फिर वीक गवर्नमेंट भी कुछ देशों में इसका कारण बनती है। ग्लोबल एफर्ट्स अगर हम बात करें कि क्या ग्लोबल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, पहला है यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए हैं अगेंस्ट टेररिज्म, जिसमें यह है कि भाई जो भी कंट्रीज हैं उन सबको इंटरनेशनली कोऑपरेट करना चाहिए। अगर किसी भी कंट्री के पास शेयर है कि वहाँ पे किसी भी कंट्री के पास इंफॉर्मेशन है तो वो उन्हें शेयर करनी चाहिए कि वे हमारे देश में इस तरीके से कुछ आतंकवादी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, या फिर जो भी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो कि डायरेक्टली इनको फंड कर रही है और रेज कर रही है, उन सबके ऊपर भी वैसे कुछ ना कुछ है ना चार्ज या कुछ होना चाहिए है। और अगला है यूएसए वॉर ऑन टेरर, यानी कि 9/11 वाला हमला हम जानते हैं जो कि यूएसए के अंदर हुआ था, जिसमें अलकायदा और तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, राइट। अगला है रीजनल कोऑपरेशन, तो सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन, ये सब भी मिलके काम करते हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए। काम का पता नहीं, शायद बात ही करते होंगे, ठीक है। सो कंट्रीज शेयर इंटेलिजेंस एंड इम्प्रूव बॉर्डर सिक्योरिटी, कंट्रीज ध्यान देती हैं, इंटेलिजेंस शेयर करती हैं और साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी के भी ऊपर ध्यान देती हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेस भी होती हैं, खैर वो तो वॉर हो गई, उसका टेररिज्म से कुछ नहीं है, वो अलग एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है ग्लोबल कन्वेंशन, सो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई है जिससे कि जो टेररिस्ट की जो फाइनेंसिंग है, जो फंडिंग है, जो वेपन स्मगल हो रहे हैं, साइबर टेररिज्म, उन सबके ऊपर रोक लगाई जाए, उन सबको बैन किया जाए, उन सबको पकड़ा जाए, पनिश किया जाए। अब इंडिया का क्या रोल है इसमें। सो हम हैं विक्टिम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के, पाकिस्तान इंडिया पे हमला करता रहता है, पाकिस्तान नहीं सॉरी जो भी मतलब टेररिस्ट है वहां से, है ना। सो इट सपोर्ट्स द यूएन ग्लोबल एफर्ट एंड प्रमोट जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। तो ग्लोबल एफर्ट यही है कि भाई जीरो टॉलरेंस, यानी कि टेररिज्म के खिलाफ हम कुछ भी से टॉलरेट नहीं करेंगे, नहीं टेररिज्म को लेकर,
right? So India also share intelligence and cooperates with other countries for counter terrorism. ठीक है. Last question है question number 13. How is international terrorism different from cross border terrorism? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है. लास्ट है इसलिए नहीं, ये वाकई इंपॉर्टेंट है. सो कैसे जो टेररिज्म अभी हम पढ़ के आए हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से अलग है. तो देखो, इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब है वो टेररिज्म या वो टेररिस्ट ग्रुप जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो है जैसे कि जो पाकिस्तान में बैठे टेररिज्म जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा हैं जो कि सिर्फ इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं. ठीक है. So terrorism that affect many countries or involve people from different nations. And the planning, funding, attack happen across several countries. The main aim is to create fear and instability at the global level. यानी इंटरनेशनल टेररिज्म बहुत सारे देशों से ऑपरेट किया जाता है. प्लानिंग, फंडिंग, अटैक, ये सारी चीजें अलग अलग देशों में होती हैं. पूरी दुनिया में डर का माहौल बनाने के लिए होता है. एग्जाम्पल है 9/11 का हमला जो कि हुआ था अमेरिका के ऊपर. ठीक है. जिसके अंदर टेररिस्ट भी, फंडिंग भी, ट्रेनिंग भी सब अलग अलग देशों में चल रहा था. एक देश में कुछ नहीं हो रहा था. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे कि जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं वो जब ये एक्टिविटीज को करती हैं. फॉर एग्जांपल अगेन पाकिस्तान में बैठे जो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट हैं जो कि इंडिया में पूरी कोशिश करते हैं अटैक करने की. सो दिस इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. एग्जांपल है जो टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुआ 2008 मुंबई अटैक, या फिर बाकी भी जो होते रहते हैं. ठीक है. सो टेररिस्ट क्रॉस द बॉर्डर टू अटैक अनदर कंट्री. ये कश्मीर के रास्ते आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के. फॉर एग्जांपल अल-कायदा जिसको ओसामा बिन लादेन ने बनाया था, जिसने 9/11 का हमला करवाया था यूएसए के अंदर, जिसको ऑपरेट किया जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट से. कहीं प्लानिंग होती है, कहीं प्लॉटिंग होती है, कहीं फंडिंग होती है, कहीं फाइनेंसिंग होती है, कहीं वेपन सप्लाई होते हैं, बनते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर अटैक होता है. नेक्स्ट है ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसको IS या दाइश भी बोलते हैं. ये बहुत ज्यादा वायलेंट ग्रुप है जो कि चाहता है कि इराक और सीरिया के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाए, मतलब इस्लामिक स्टेट आ जाए. सिर्फ वहां पे हर कोई इस्लाम को ही फॉलो करे और कोई फ्रीडम, कोई राइट कुछ ना हो. ठीक है. मिडल ईस्ट और यूरोप में ये अटैक करते हैं. नेक्स्ट है तालिबान जो कि अफगानिस्तान के अंदर है, जो कि अफगान गवर्नमेंट और फॉरेन फोर्सेस के खिलाफ लड़ता है. अगेन ये चाहते हैं कि इनका जो रिलीजन है वो काफी ज्यादा लोग वहां पे फॉलो करें और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट को ना करें, है ना. अगला है लश्कर तैयबा जो कि पाकिस्तान में है, जो कि 2008 मुंबई अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. और ये साउथ एशिया में एक्टिव रहते हैं, स्पेशली इंडिया को टारगेट करते हैं. नेक्स्ट है जैश ए मोहम्मद. ये भी पाकिस्तान से है और ये भी इंडिया में ही अटैक करते हैं. पुलवामा अटैक इनकी ही जिम्मेदारी इन्होंने ही ली थी, मतलब. नेक्स्ट है बोको हराम जो कि अफ्रीका नाइजीरिया में है, जो कि खिलाफ है वेस्टर्न एजुकेशन के. तो ये लोग क्या करते हैं, स्कूल्स के ऊपर अटैक करके सिविलियंस को मार देते हैं, जिससे कि बता सके कि वेस्टर्न एजुकेशन हम नहीं होने देंगे. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने वीडियो पूरी देखी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना. अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है और जो कि बहुत ही आपको हेल्प करेगी एग्जाम्स के अंदर. ठीक है. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बी स्टडी ऑटेक.